हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे मेंस के, प्रीलिम्स के, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। उड़ता कश्मीर, आपने थंबनेल में देखा होगा उड़ता कश्मीर, यानी कि उड़ता पंजाब की तरह अब उड़ता कश्मीर भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ड्रग वो एडिक्शन की प्रॉब्लम वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, ड्रग इशू। तो ये आप अपने जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला है ना इशू, कि वो कैसे टेररिज्म के लिए बढ़ावा दे रहा है, को बढ़ावा दे भी सकता है आगे, राइट। तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक नेशनल डिज़ास्टर है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब इसे ठीक करना, ये इसके लिए इमीडिएट स्टेप्स वहाँ पे लेने पड़ेंगे। देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले रीजंस है वहाँ पे लाइफ इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कम्युनल टेंशन्स रहे हैं पास्ट में भी, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ के अब जो आने वाली जनरेशन्स हैं या जो अभी वहाँ पे जनरेशन्स हैं, इफ़ेक्ट कर रहा है उन्हें। फाइनेंशियल स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है ही। थोड़ा बिछड़ा हुआ रीजन भी, वो थोड़ा रीजन भी था जब से 370 हटाए, तब वहाँ पे मतलब तब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज़, वहाँ पे डेवलपमेंट के एवेन्यूज़ आने स्टार्ट हुए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। गोल्डन क्रेसेंट के पास है, गोल्डन क्रेसेंट एंड ट्रायंगल मैंने आपको समझाया था। गोल्डन क्रेसेंट कौन सी कंट्रीज़ है? जो ओपियम एंड ड्रग सप्लाइंग कंट्रीज़ है, वहाँ के रीजन से ड्रग सप्लाई होके इंडिया के कश्मीर एंड पंजाब में सप्लाई होते हैं, राइट। वो कौन सी कंट्रीज़ है? अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। बॉर्डम ऑफ कोविड-19 के टाइम पे ये ड्रग को इनका सहारा लिया, इन्होंने ड्रग का सहारा लिया और अब ये उसके एडिक्ट हो गए। मुस्लिम डोमिनेंट पॉपुलेशन इन कश्मीर, मुस्लिम डोमिनेंट पॉपुलेशन है कश्मीर में, तो वो लोग अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते क्योंकि सम रिलीजियस इश्यूज मिलते हैं अल्कोहल में। ठीक है, कुछ रिलीजियस स्टिग्मा है उससे रिलेटेड। और ओपियम एंड हेरोइन अब वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नार्को टेररिज्म, यानी कि ड्रग के बदले आपसे कुछ आतंकवाद करवाया जा सकता है वहाँ पे लोगों से, राइट। कैन लेड टू ईजली ब्रेन वॉश्ड पॉपुलेशन, इंडिया के खिलाफ भड़काना ड्रग एडिक्ट्स को, ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी ड्रग के लिए। आप स्टोन पेल्टिंग करो आर्मी पे, राइट, ये भी हो सकता है। तो ये नेशन के लिए कितना बड़ा डिज़ास्टर है, ये आपको अपने आंसर में लिख के शो करना है। कैन लेड टू ईजली ब्रेन वॉश पॉपुलेशन, हार्मफुल फॉर ह्यूमन ह्यूमन वहाँ के प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, इकोनॉमी में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं अगर तो। कैन जनरेट अदर सोसाइटल इश्यूज लाइक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जब उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो वहाँ पे क्राइम की, वहाँ पे हिंसा की भी, जो क्राइम है उसकी भी स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है। यूथ इफ़ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बिकम्स अ डिज़ास्टर फॉर नेशन, यानी कि ये बिल्कुल आपदा हो जाएगी नेशन के लिए अगर उन्हें सही रास्ते पे नहीं लगाया तो। वे फॉरवर्ड क्या है? टैकलिंग डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड इश्यूज हॉलिस्टिकली, यानी कि डिमांड अपने कश्मीर पंजाब में और सप्लाई जो गोल्डन क्रेसेंट है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वहाँ से सप्लाई को टैकल करना होगा। जो इमीडिएट मतलब इमीडिएट स्टेप्स वहाँ पे लेने हैं, जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है उसे रोकने के लिए। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ हॉटस्पॉट एरियाज़ लाइक स्कूल, जो स्कूली बच्चों को इधर ब्रेन वॉश करके लेके आ सकते हैं, लो तुम ड्रग्स लो, ठीक है, उन्हें एडिक्ट किया जा सकता है। तो जो ये हॉटस्पॉट एरियाज़ है ना, वहाँ पे चेक करना, मॉनिटर करना ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, रिलीजियस लीडर को बोलना होगा कि वो टेकिंग ड्रग इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द एथोस ऑफ योर इस्लाम, ठीक है, अपने इस्लाम के अगेंस्ट है ये। ठीक है, ये बताना होगा वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं। स्टॉप स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, यानी कि ड्रग लेता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आप नहीं करेंगे ना तो वो खुल के आके अपना मेंटल इश्यू बताएंगे और उसको काउंसलिंग के थ्रू टैकल किया जा सकता है। पर अगर ड्रग एडिक्ट के साथ आप एक स्टिग्मा जोड़ देंगे ना तो वो अपना मेंटल इशू किसी से नहीं बताता और वो ड्रग एडिक्ट ही रह जाता है। ठीक है, तो स्टिग्मेटाइजेशन, या आप सोशियोलॉजी में ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अगर सोशियोलॉजी या फिर जीएस पेपर 1 में यूज़ कर सकते हैं कि स्टिग्मेटाइजेशन मतलब नहीं रखना है हमें ड्रग इश्यू के साथ। काउंसलिंग ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ वायलेंस एंड वो लॉस इन पास्ट, यानी कि अगर उनका कुछ बहुत नुकसान हुआ है मतलब पास्ट में वॉयलेंस हुआ है उनके साथ, या उनके फैमिली मेम्बर के किसी के साथ हुआ है, या उन्होंने वॉयलेंस देखा है,
उस पर्सन को डिप्रेशन से या उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर काउंसलिंग नहीं मिलेगी तो वो ड्रग जैसी चीज़ों का ही सहारा लेंगे, ठीक है। बॉटम टू टॉप, वो टॉप अप्रोच यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन हो तो होम मिनिस्ट्री भी इसमें टैकल करे, मतलब कि ये बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है और इंटरनल सिक्योरिटी किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में। तो यानी कि बॉटम से लेकर टॉप तक हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी होगी कि ये वाला इशू टैकल हो सके। प्रोवाइडिंग स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंड डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम ड्रग टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक में, जब हम उन्हें इकोनॉमी में लगा देंगे तो वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ देंगे? अपने एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट में देंगे, अपने बिजनेस में देंगे, स्टार्टअप में देंगे। तो ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। मोदीज बुलिश ऑन ग्रोथ, ये उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ये चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाती है। मोदी एक रेटिंग वाली कंपनी है, एक रेटिंग देती है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि थोड़ी मतलब कम रेटिंग इन्होंने दी है, मतलब गिराई है इन्होंने रेटिंग, कि इन्होंने सेक्टेरियन टेंशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है ना, उसे हाईलाइट किया है। सोविन रेटिंग अभी कहाँ है? Baa3 पे, यानी कि ए वाली रेटिंग अच्छी होती है, बी वाली बुरी होती है। अभी आपको इतना समझना है सिर्फ, ठीक है। तो इसे थोड़ी, मतलब इंडिया को थोड़ी कम रेटिंग मिली है और उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, मतलब टेंशन्स हैं, सेक्टेरियन टेंशन्स हैं, सेक्ट के टेंशन्स, ठीक है। ये चंद्रयान रिलेटेड न्यूज़, सारी चंद्रयान रिलेटेड न्यूज़ तब कवर हो जाएगी जब ये 23 अगस्त को लैंड करेगा। कैसे भी लैंडिंग हो, भगवान करे सॉफ्ट लैंडिंग हो, ठीक है, अपना भारत स्पेस की नई नई ऊंचाइयों को छुए। तो चंद्रयान वाला जो पूरा हॉलिस्टिकली कवर कर दिया जाएगा चंद्रयान 3, जब 23 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, राइट। ओके, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यूटिलिटी देखनी है अपनी न्यूज़पेपर में कि वो आप उसे अपने कैसे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। G20 मीटिंग हो रही है जामनगर अहमदाबाद में, यहाँ पे मीटिंग हुई है, ठीक है, वो बताया था मैंने कल परसों। कॉलिंग फॉर इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू अलाउ कंट्रीज़ ऑफ ग्लोबल साउथ, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला है कि टेक्नोलॉजीज़ को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज को देने के लिए, जैसे इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, टेक्नोलॉजी चाहिए हमें ग्लोबल साउथ में। द कोविड-19 पैंडमिक ने हमें रिमाइंड कराया है कि कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मेडिसिन, वैक्सीन का, अगर हम पूरा देश अगर एक साथ चले, पूरा वर्ल्ड अगर एक साथ चले, तो कैसे हम कोविड-19 जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, राइट। इतनी डेडली डिजीज़ वो बिल्कुल स्प्रेड हो गई थी। इंडिया डिलीवर्ड 300 मिलियन वैक्सीन डोजेज टू मोर देन 100 कंट्रीज़। ये आपको जीएस पेपर 2 में जब IR का सेक्शन में कोई इंडिया की तारीफ़ करनी होगी तो आप ये चीज़ लिखेंगे कि इंडिया ने कम से कम 300 मिलियन वैक्सीन दी है 100 से भी ज़्यादा देशों को, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि इंडिया कैसे विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। पब्लिक पार्टिसिपेशन ही सेड अ की फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ हेल्थ इनिशिएटिव, यानी कि हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे पहले आता है, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे कैंपेन हैं जो आपको लिखने हैं। इट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ द लैप्रोसी एडिक्शन कैंपेन में पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। यह आपको लिखना है जीएस पेपर 2 में जब हेल्थ सेक्शन होगा, राइट। आर एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ ऑन टीबी एलिमिनेशन में भी पीपल का पार्टिसिपेशन रहा है। हमने निक्षय मित्र बनाए, ठीक है, और फ्रेंड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ टीबी। अंडर दिस नियरली 1 मिलियन पेशेंट हैव बीन अडॉप्टेड बाय सिटीजन ने क्या किया, सिटीजन मित्र बने किसके, पेशेंट के, जिसे कहा गया निक्षय मित्र टीबी के एलिमिनेशन में, ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में, राइट। डिजिटल सॉल्यूशन एंड इनोवेशंस आर यूजफुल मीन्स टू मेक आर एफर्ट्स इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें डिजिटल सॉल्यूशन चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए। या आप अपने हेल्थ में भी लिख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में अगर G20 के मीटिंग्स के आउटकम पूछे जाएंगे या एजेंडा पूछा जाएगा, वहाँ पे भी ये चीज़ें लिख सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर पे भी कैसे ध्यान देने को कहा है पीएम मोदी ने, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के लिए, ये एडिटोरियल्स बहुत कम के हैं आज के जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, ठीक है। द कस्टडी क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एबॉलिश करके हमने कुछ नए लॉज लेके आए,
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ये वाले एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है। द प्रोटेक्शन कोड, इसमें कुछ तारीफ की गई है कोड की एंड लास्ट में एक कंसर्न बताया है। ठीक है, द प्रोटेक्शन कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ज़ीरो FIR। ज़ीरो FIR क्या है कि दिस काइंड ऑफ FIR इज रजिस्टर्ड व्हेन अ पुलिस स्टेशन रिसीव्स अ कंप्लेंट रिगार्डिंग एन एलिज्ड ऑफेंस कमिटेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। यानी कि अनदर पुलिस स्टेशन मतलब वो क्राइम हुआ है या फिर उसका जुरिसडिक्शन की बात है, पर वो इस वाले पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है। ठीक है, इसे ज़ीरो FIR कहा गया है। वो ऐसा होता है ना, कभी कभी मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस कहती है कि ये मेरे इलाके का नहीं है, ठीक है, ये मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है, दूसरे पुलिस स्टेशन में, उस स्टेट के पुलिस स्टेशन में आपको जाना होगा, राइट। वो चीज़ें अब नहीं होंगी क्योंकि अब ज़ीरो FIR का एक प्रावधान इसमें डाल दिया गया है। कंप्लेंट रिगार्डिंग द एलिज्ड ऑफेंस कमिटेड इन, ठीक है, द ओरिजिनल पुलिस स्टेशन रजिस्टर्स द FIR एंड देन ट्रांसफर इट टू द रिलेवेंट पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें कम से कम क्या हो रहा है कि पीड़ित FIR लिखवा पाएगा। ठीक है, अगर पुलिस एक बार FIR लिखने से मना कर देती है कि ये मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है, दूसरे के जुरिसडिक्शन में है, वहाँ जाओ, तो उस पीड़ित के साथ उस बीच कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या है, आप एक बार FIR दर्ज करवा दें, उस समय पीड़ित अपने मुंह से बोल दे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, वो फिर जो एप्लीकेशन है, जो FIR है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे वाले जो पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी। ठीक है, द प्रोटेक्शन कोड नाउ मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, यानी कि जो क्राइम सीन है वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे। ये क्या आपके जजमेंट में एक्यूरेसी लेके आएगा ये चीज़। ठीक है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होगा, यानी कि अगर बिल्कुल ठोस सबूत है तभी वो पनिशमेंट मिलेगी। कौन से ऑफेंसेस में, पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 7 years, ट्रायल्स, इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस बार बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि ट्रायल हो, इंक्वायरी हो, प्रोसीडिंग्स हो या एग्जामिनेशन हो, एविडेंस को कलेक्ट करवाना हो या एविडेंस को देना हो, या आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर लॉ से रिलेटेड कुछ आएगा ना कि इसके एडवांटेजेस एंड कुछ कंसर्न्स बताओ या चैलेंजेस बताओ, ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने ज़रूरी हैं इसमें। मोर रिफॉर्म कम्स व्हेन अ फॉर्म ऑफ प्रोविजन दैट मैंडेट्स दैट नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द प्रायर परमिशन। यानी कि ये रिफॉर्म एक अच्छा है कि कोई पर्सन भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ मिनिमम रैंक ऑफ ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन से ऑफेंस, मतलब ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 3 year इम्प्रिजनमेंट इफ़ द एक्यूज्ड इज अबव। जो आरोपी है वो 60 साल से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट की परमिशन लगेगी। एन एरिया ऑफ कंसर्न इसमें क्या बताया गया है कि प्रोटेक्शन कोड के ट्रायल इन एब्सेंटिया, ये मैंने समझाया था कि अगर वो अमित शाह जी ने बोला था कि वो कहीं भी छुप जाए क्रिमिनल, ट्रायल होगा, उसका पनिशमेंट मिलेगी, न्याय मिलेगा सबको। इसमें वही चीज़ है, इसमें ये कंसर्न बताया गया है कि अगर ये ट्रायल इन एब्सेंटिया होगा ना, तो यहाँ पे डिस्क्रेशन, आर्बिट्रेरी, वो मतलब डिस्क्रेशन के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। कोर्ट इज़ नेसेसरी, नॉट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ द एक्यूज persistently वो disturbs the proceedings of the court. There is a plenty of scope for abuse of provisions such as this, given a wide latitude afforded to the judges in deciding whether the presence of an accused is not necessary। यानी कि ये जजेस को ये डिसाइड करना होगा कि उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है कि नहीं है, राइट। जैसे कि कोई बड़ा क्राइम हुआ है तो अगर वो सामने रह के अगर उससे कुछ क्वेश्चंस, वो मीन्स क्वेश्चन आंसर्स हो कोर्ट में, तो उससे कुछ बुलवाया जा सकता है। ठीक है, ये जजेस को वो देखना होगा कि इस केस में क्या है, मतलब उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये है ना, मतलब एक एम्बिगुइटी सा लेके आ रहा है ये जजमेंट में। However, the most dangerous part of the protection code is that permits the magistrate to authorize detention। जो डिटेंशन होती थी 15 डे की लिमिट थी, अब वो 90 डे के लिए कर दी गई है। मजिस्ट्रेट मतलब डिटेन कर सकता है। सच डिटेंशन एक्सटेंडिंग टू 90 days इज ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, यानी कि उस ऑफेंस के लिए जो बिल्कुल डेथ में पनिशेबल है।
लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अनइम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, 90 डेज तक के लिए डिटेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, राइट। नेक्स्ट एडिटोरियल आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्री एंड जीएस पेपर 2 के लिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। यहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है 24-25 साउथ अफ्रीका। पीएम मोदी कल जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, राइट। इसमें क्या है, इन 2001 में क्या था, द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च हैड फॉर गोल्डमैन सैच। इसमें क्या है, ओ नील ने टर्म दिया था ब्रिक्स करके, ठीक है। ब्रिक्स तब 2001 में बना था, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। कहाँ पे, रशिया में, ब्राज़ील में नहीं, रियो डी जेनेरियो में नहीं। ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। स्टेटमेंट में आया था कि ये ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये वाले फैक्ट आपको याद रखने ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पे स्टेटमेंट्स को टैकल कर सके प्रीलिम्स के, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन वो हैड टू द होस्टिंग समिट ऑफ ब्रिक कंट्रीज़। ये केटरिनबर्ग में मीटिंग हुई थी वो 2019 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, तो ब्रिक से होके ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। एज अ ग्रुप प्रिपेयर्स अ होस्ट फॉर 15th एनुअल समिट हो रहा है ब्रिक्स का, 22 to 24 जॉनसनबर्ग में हो रहा है साउथ अफ्रीका। ये वाला जो मैटर था ना, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आपकी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, यानी कि ब्रिक्स की इम्पॉर्टेंस कैसे हम उसे और आगे बढ़ा सकते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने के लिए। और सारी कंट्रीज़ भी उन्होंने अपनी बिल्कुल अपना प्रोत्साहन दिखाया है कि वो लोग भी ब्रिक्स कंट्रीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं। कौन कौन सी, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना। सम ब्रिक्स मेंबर्स आर सी एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ ग्रुप इज़ एंटी वेस्ट, ठीक है। एंटी वेस्ट यानी कि जो मतलब जो वेस्ट की जो डोमिनेंस है, चाइना की डोमिनेंस जो आजकल बढ़ रही है इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में, राइट, जियो पॉलिटिकल स्फेयर में, उससे ये एक एंटी वेस्ट और एंटी चाइना ग्रुप अपना ये मानते हैं, ठीक है, उन दोनों के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। कंट्रीज़ लाइक India, South Africa and Brazil need to do a balancing act on BRICS agenda. There is no denying the fact that global multilateral economic infrastructure calls for a serious reform. ग्लोबल मल्टीलेटरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उसमें क्या एक इनका एजेंडा होना चाहिए ब्रिक्स का, लाइक डोमिनेंस ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई चेन ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। ये सब क्या होता है, मल्टीलेटरल इकोनॉमिक, और सबको लोन वोन देने की बात हो गई। यहाँ पे एनडीबी की बात बताई गई है, कैन टेक द लीड इन रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज ग्लोबल साउथ इन परसुएडिंग द डेवलप्ड नेशन, नीड फॉर अ बिल्ड मोर इंक्लूसिव यहाँ पे बनाने की बात की गई है। यहाँ पे एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कैसे और स्ट्रेंथन हो सकता है, उसकी भी बात यहाँ पे कही गई है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। जेम ओ'नेल क्या कहते हैं कि व्हाट द वर्ल्ड रियली नीड्स इज़ अ जेन्युइनली रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस शुड बी द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ ब्रिक्स लीडरशिप, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को हमें गवर्न करना है ब्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। यानी कि ये ब्रिक्स का एक एजेंडा होना चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए, हाउस दैट गिव्स ऑल अ चांस। इसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, ये काफ़ी सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट socio-cultural and religious groups competing for recognition and representation. We must acknowledge that multi-ethnic and multi-religious societies often have deep-rooted historical and social differences. Deep-rooted historical आप किसे बोलेंगे, historical differences को कम्युनलिज्म को बोलेंगे और कास्टिसिज्म को बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग एथनिसिटीज़, अभी जो वो कोकी एंड मेइते की जो लड़ाई हुई थी मणिपुर में, वो भी क्या है, थोड़ी डीप रूटेड, थोड़ी इसके लिए थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट। तो इसमें क्या है, जो अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं ना, अलग अलग गुटों को जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में,
तो उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, राइट। द एडवर्सल पोजीशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द सेंट्रल लेवल इज़ अ कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस इन द पार्लियामेंट। आपने देखा है रूलिंग पार्टी और स्टेट के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, स्पेशली उन स्टेट्स में जहाँ पे रूलिंग पार्टी की मतलब काम नहीं कर रही है। रूलिंग पार्टी सेंट्रल में अलग है, स्टेट में अलग है, माना जैसे कि राजस्थान में अलग है, कर्नाटका में अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में थोड़ी फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, यानी कि अगर जब आइडियोलॉजी और मतलब मैचिंग नहीं होती ना विचारों की, तो क्या होता है, ये एक मतलब एक हर्डल क्रिएट कर रही है पार्लियामेंट में, जिसका अगर अच्छे से इस्तेमाल ना हो, यानी कि अगर कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करने में अगर जो ओपोनेंट है वो अगर नहीं कामयाब हुआ, तो क्या होता है, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ रूलिंग पार्टी, राइट। इसमें क्या बताया गया है, नॉन पार्टीजन फैसिलिटेटर्स मस्ट एंश्योर दैट ऑल मेंबर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। नॉन पार्टीजन ये इसमें फैसिलिटेटर्स कौन हुए, स्पीकर और नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ये नॉन पार्टीजन होते हैं, ठीक है। इनकी पोस्ट ही ऐसी है कि ये लोग किसी भी पार्टी से बिलोंग करें, स्पेशली स्पीकर किसी भी पार्टी से अगर वो बिलोंग करें तो भी उन्हें नॉन पार्टीजन यानी कि नॉन बायस, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन से काम करना होता है। फेयरली हैव बिन मतलब सारी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ताकि ऑपोजिशन भी अच्छे से डिबेट कर सके किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, एंड रूलिंग पार्टी भी डिबेट कर सके, तब भी वो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ ये चीज़ें हमें टैकल करनी ज़रूरी है सोसाइटी में। मेंटेनेंस ऑफ डेकोरम भी ज़रूरी है ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन। नॉन पार्टीजन फैसिलिटेटर्स मस्ट अपहोल्ड द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर्स विदाउट लीनिंग टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। रूल्स एंड प्रोसीजर्स को अपहोल्ड करना ज़रूरी है। ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, या आप एज इट इज़ अपने ऐसे में लिख सकते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ हाउ फ्री आर वी इन टेकिंग अप इश्यूज़ ऑफ इन पार्लियामेंट इवन एट द कॉस्ट ऑफ अनसेटलिंग द रिजिड पोजिशन ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है। यानी कि कितने फ्लेक्सिबल तरीके से हम इश्यूज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं, ये एक टेस्ट होता है डेमोक्रेसी का। यानी कि अगर ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करे एंड रूलिंग पार्टी ईगो में ना आकर अगर उन क्रिटिसिज्म को एज सम इम्प्रूवमेंट्स ले, तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है, राइट। ये डेमोक्रेसी का टेस्ट होगा और डेमोक्रेसी इसमें पास भी हो जाएगी, ठीक है। और व्हेन द सोसाइटी कॉन्फ्रंट्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पीपल विल सेलिब्रेट द अनफ्रीडम कैन नॉट इटसेल्फ फ्री एंड फेयर, ओके। यानी कि अगर पार्लियामेंट अनफ्रीडम्स को सेलिब्रेट करते हैं, अनफ्रीडम मीन्स ऑपोजिशन नहीं बोलेगा कुछ भी हो जाए, या रूलिंग पार्टी या मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट सेशन, लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो क्या आप इसे फ्रीडम बोलेंगे? नो, राइट। नॉन पार्टीजन फैसिलिटेटर्स हेल्प safeguard of independence of legislatures. They can act as check on the executive branch influence and prevent any undue interference in the functioning of the parliament. यानी कि एग्जीक्यूटिव की जो ब्रांच है, आप उन्हें अनड्यू इंटरफेरेंस से बचा सकते हैं, मतलब ऑपोजिशन को ये कह सकते हैं कि वो अनड्यू इंटरफेयर ना करें, ठीक है। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने मत रखें, राइट। नॉन पार्टीजन क्रूशियल रोल होता है इनका रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने में। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सब कुछ लॉ के हिसाब से होगा, राइट। मतलब कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं होगा, लॉ है, कानून है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। दे इंटरप्रेट एंड अप्लाई parliamentary rules and procedure fairly and consistently, ensuring the legislature process is conducted by the established norms and principles as well as the traditions of the house, ठीक है। ये वाला आपके GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंट का कुछ क्वेश्चन आता है ना कि पार्लियामेंट सेशंस आर नॉट वर्किंग वेल, लेजिस्लेचर इज़ नॉट वर्किंग वेल, ये एक हार्म है डेमोक्रेसी में, कमेंट, ठीक है। ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये पहले इश्यूज़ को बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इन्हें टैकल कैसे कर सकते हैं। We need to bring that back the kind of public confidence in the keepers of our democratic institution. या आप ये वाली लाइन आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं अपने। When citizens see that the people overseeing the legislative process are impartial and fair, it reinforces their trust in democratic institutions. गवर्नेंस सिस्टम में ट्रस्ट होता है जब उन्हें लगता है कि हाँ ये लोग कोई बिना किसी भेदभाव के अपना देश चला रहे हैं या लॉज बना रहे हैं, उनका ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में,
संसद में वो ट्रस्ट होता है, राइट। गवर्नेंस में ट्रस्ट होता है। इट इज़ ऑल ये हमारे लिए एक टाइम है कि ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इंटरेस्टेड विद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीविजिट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, यानी कि जो लोकतंत्र की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, हम उस पर क्या करें, जो उसका मेन एथोस है, हम उस पर काम करें, राइट। एंड प्रोटेक्ट ओपिनियन दैट मे नॉट बी सिंक विद द व्यू पॉइंट ऑफ रूलिंग पार्टी बट और वॉट लिसनिंग टू, यानी कि वो वाले ओपिनियन जो रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते हैं, पर फिर भी वो उनके जो पॉइंट्स हैं वो मैटर करते हैं सोसाइटी के लिए, अपने इंडिया के लिए, तो वो सुनने ज़रूरी है, उन पे काम करना ज़रूरी है, तभी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे पब्लिक का भरोसा रहता है। Once such an environment is in place, it is not only ensure the effective functioning of the parliamentary democracy, but will go a long way in promoting transparency, fairness and accountability। ये वाले वर्ड्स आप GS पेपर 4 में भी लिख सकते हैं। पार्लियामेंट का जब आएगा ना कि ट्रांसपेरेंसी, आप उसमें बोलेंगे कि पार्लियामेंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप एक एग्जांपल के तौर पे इसे रख सकते हैं कि पार्लियामेंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होना ज़रूरी है, जिसके लिए पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनकी भी सुननी ज़रूरी है, राइट। ये एक पार्टिसिपेशन भी दिखाएगा, आप पार्टिसिपेशन वाले टॉपिक में भी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री एडिटोरियल, पार्लियामेंट्री रिलेटेड एडिटोरियल। ओके, GS पेपर 2, US, जापान, साउथ कोरिया टू एंटर सिक्योरिटी पैक्ट फॉर द पैसिफिक। अगर पैसिफिक की बात आती है GS पेपर 2 में, तो आप ये लाइन लिख देंगे, नॉट होल न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर इतना पढ़ेंगे कि आप इस पर आंसर लिख के आ सकें। फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग, यानी कि जापान हो गया, साउथ कोरिया, US, ये सब क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ताकि थ्रेट कौन से, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी एंड नॉर्थ एंड इकोनॉमिक टाइज एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट नॉर्थ कोरिया, जो परसिस्टेंट न्यूक्लियर थ्रेट देता है, न्यूक्लियर वो मतलब मिसाइल को टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। एंड चाइनाज़ प्रोवोकेशंस इन द पैसिफिक, पैसिफिक में जो चाइनाज़ के इंटरफेरेंस है उसे भी टैकल करने की यहाँ पे बात कही गई है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टू क्रिश्चियन एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, पाकिस्तान ने वो मतलब पाकिस्तान के कुछ लोगों ने क्या किया, चर्चेस जला दिए, क्रिश्चियन लोगों के घर जला दिए, वहाँ पे भी वॉयलेंस हो रहा है। वो किस वजह से, ब्लास्फेमी की वजह से। ब्लास्फेमी बेसिकली क्या होता है कि आप इंटेंशनली या मैलिफाइड इंटेंशन से आप क्या करते हैं, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या उनके रिलीजन को किसी तरह से, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। पेजेस ऑफ कुरान, वहाँ क्या हुआ है, पेजेस ऑफ कुरान वर फाउंड ऑन स्ट्रीट, इन अ स्ट्रीट। पेजेस ऑफ कुरान में कुछ बुरी बुरी बातें लिख के, डेरोगेटरी कमेंट्स लिख के, जो उसके पेजेस थे वो फाड़ के फेंक दिए थे उन्होंने गली में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वहाँ के लोगों को मिला और उन्होंने अपने आप ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। बल्कि ब्लास्फेमी में वो पाकिस्तान का क्या है, लॉ है कि अगर ब्लास्फेमी होगी तो ये पनिशमेंट वो देंगे। पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ पनिशेबल बाय डेथ हैज़ लेड टू न्यूमरस लिंचिंग हो रही है, पनिशेबल बाय डेथ, ठीक है। वहाँ पे डेथ की पनिशमेंट है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग ही अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और फिर वो घर वर जला रहे हैं एक दूसरे का। सो ब्लास्फेमी के लिए आपके लिए ये इंटरव्यू के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ब्लास्फेमी से इस बार क्वेश्चन पक्का बन सकता है, राइट। ओके, हाउ डू 3D प्रिंटर्स वर्क एंड वाई आर दे यूज्ड। 3D प्रिंटर्स, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस कहाँ बना है, बेंगलुरु, राइट, इनागोरेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मीन्स इसमें ऐड कर दी जाती हैं लेयर्स टू मेक 3D, वो टू मेक लाइक अ 3D, राइट। इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेस कंप्यूटर क्रिएटेड डिज़ाइन, इसमें कंप्यूटर से कुछ डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट्स पे, टू मेक 3D ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर। It is an additive process in which layers of material like plastics, composites of biomaterials are built up to a construct objects of various shapes, size and rigidity in colors, ठीक है। अलग अलग शेप के, साइज़ के, वो टेक्सचर के और कलर के, इसमें क्या प्रिंट्स बनाए जाते हैं, लेयर्स को चढ़ा के प्रिंट्स बनाए जाते हैं। हाउ 3D प्रिंटिंग डन, टू कैरी 3D आउट, वो 3D प्रिंटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, वन नीड्स अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद टू अ 3D प्रिंटर
All they need to do a design of a 3D design a 3D model of the required object on computer aid design software and press print. 3D printed हैज़ फाउंड अच्छा, इसमें जो यूज़ आप लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ आप लिख सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग का क्या यूज़ रहा है, क्या यूज़ हो सकता है। ये आपके लिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 3D प्रिंटिंग बेसिकली है क्या, राइट। आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है या कहाँ कहाँ पे कंट्रीज़ इसका यूज़ कर रही है। होस्ट ऑफ कंट्री वो इंडस्ट्रीज़ लाइक हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, aerospace. Recently, Chennai-based space tech startup Agnikul announced that it has developed a rocket with an entirely 3D printed engine. 3D printed engine से उन्होंने एक रॉकेट बना दिया, ठीक है। In 2020, the peak of COVID-19 pandemic, the healthcare industry used 3D printers to make much needed medical equipments like swabs, face shields. COVID-19 में भी काम आया है। मास्क बनाने में, वेंटिलेटर्स के पार्ट्स बनाने में भी 3D प्रिंटिंग ने काफ़ी काम किया है। ये आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंशंट फायर ड्रोव बिग मैमल्स टू मतलब एक्सटेंशन स्टडी सजेस्ट, यानी कि वाइल्ड फायर से कितना बायोडाइवर्सिटी को और अपने इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान होता है, इसमें वही बताया गया है। मतलब ये वाली न्यूज़ आपके लिए कुछ उतनी लिखने लायक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि फायर से बिग मैमल्स एक्सटेंट हुए हैं, यानी कि ख़त्म हो गए हैं पूर्ण रूप से, ये स्टडी कहती है, ठीक है। वेयर प्राइजेज आर हर्टिंग, यहाँ पे देखा गया है प्राइजेज, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है। टमाटर की प्राइजेस आपको पता ही है 240 तक पहुँच गए अब कहीं कहीं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि while easing the supply chain pressures and slower than anticipated growth in wages are creating conditions of core inflation to softer। यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आपके लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ द रॉ इन्फ्लेशन फिगर रिपोर्टेड थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? वेटेड एवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। प्राइस होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका वेटेड एवरेज निकाला जाता है। दैट इज़ रिलीज्ड बाय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। द CPI डिटरमाइंस इन्फ्लेशन बाय कैलकुलेटिंग द प्राइजेस ऑफ फिक्स फॉर बास्केट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज भी इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ प्राइस इंडेक्स द वेटेड एवरेज ऑफ मार्केट बेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड्स। चेंजेस इन मेजर्ड, जो CPI में जो चेंजेस होते हैं ना, ये ट्रैक किए जाते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और इसे कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जो CPI से हम क्या कर रहे हैं, उसे मतलब मेज़र करके बता रहे हैं। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही जो मंथली जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ होता है उसे कहते हैं कंज्यूमर हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट है। एज चंद्रयान 3, ये वाला मैंने बताया था आपको कि जो लूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच में मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए थे, ठीक है। ये वो है अगस्त 23। हम अगस्त 23 को ही मून को लैंड क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि 1 लूनार डे इक्विवेलेंट टू 14 डेज, यानी कि हमारा जो मिशन है ना वो 14 डेज़ के लिए काम करेगा। व्हेन सनलाइट इज़ कंटिन्यूअली अवेलेबल, यानी कि 14 डेज़ के लिए वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल रहती है। द इंस्ट्रूमेंट ऑन चंद्रयान 3 हैव अ लाइफ ऑफ जस्ट 1 लूनार डे, यानी कि 14 अर्थ डेज, यानी कि अर्थ पे 14 दिनों के लिए। मतलब अर्थ का जो 14 डे है ना वो लूनार का 1 डे है, राइट। दिस इज़ बिकॉज दे आर सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड रिक्वायर सनलाइट टू रिमेन ऑपरेशनल। सोलर पावर्ड है, उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसीलिए 14 डेज़ जहाँ पे मतलब जितने दिन सनलाइट रहेगी उतने दिन ये काम करेगा। द मून गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि जब उसका नाइट टाइम आ जाएगा 14 डेज़ के बाद वो नाइट टाइम में अपने चले जाएगा मून, उसमें क्या होता है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और हमारी जो चंद्रयान 3 है वो वहाँ पे काम करना वो बंद कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ऑपरेट एट सच लो टेम्परेचर, कैन फ्रीज एंड बिकम नॉन फंक्शनल, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा वो। To maximize the time observations and experiment, it is crucial for Chandrayaan 3 to launch at the beginning of lunar day, यानी कि जब 23 अगस्त को lunar day स्टार्ट हो रहा है उसी दिन ये लैंड करना ज़रूरी है। अगर उस दिन नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के वो मतलब वजह से, तो 24 को कर दिया जाएगा, राइट, अनदर डे।
लूना 25 देख लेते हैं। लूना 25 के पास ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ नाइट में ही वो मतलब सिर्फ दिन में ही काम कर सकता है, रात में नहीं कर सकता। वो रात में भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट्स ही ऐसे लगाए हैं। इट हैज़ 2 सोलर पावर्ड बट इट हैज़ ऑल्सो एन ऑन बोर्ड जनरेटर टू प्रोवाइड हीट एंड पावर टू द इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट में जब टेम्परेचर 100 मतलब -100 से भी कम का हो जाएगा, ये तब भी काम करेगा। ठीक है, अपना चंद्रयान 2 तब काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसे सिर्फ 14 डेज़ के लिए भेजा गया है। 23 को ये एक्सपेक्टेड डेट है कि उसे उस दिन वहाँ पे लैंड करा दिया जाएगा। इट हैज़ अ लाइफ ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के लिए जा रहा है वो ऊपर। एंड इज़ अ चॉइस ऑफ लैंडिंग डेट इज़ नॉट डिक्टेटेड बाय हाउ मच द सन इज़ शाइनिंग, यानी कि वो डेट उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही लैंडिंग डेट डाल दी है। हमने क्या किया है, हमने लूनार डे के हिसाब से किया है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ही ऐसे बिल्ड की गई है कि सिर्फ वो दिन में काम कर सके। सेलेक्टेड द साइट, हमने 68 डिग्री साउथ लैटिट्यूड चुना है, जबकि लूनार ने 70 डिग्री साउथ चुना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब ये काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स का डिफरेंस होता है इस 2 डिग्री के बीच में, राइट। एट एवरी रेट रिविजन लेट बोरोवर्स पिक फ्लोटिंग और फिक्स्ड, यानी कि जो मैंने बताया था उस दिन, फ्लोटिंग रेट मतलब अपने आप चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या कहा है RBI ने कि होम एंड व्हीकल लोन बोरोवर्स विल नाउ हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग द फ्लक्चुएशंस। इसमें क्या जो EMIs हैं, इसमें क्या हो सकता है, वो फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट पे आ सकते हैं बोरोवर्स। ये लोन देने से पहले आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, फ्लोटिंग रेट में क्या हो रहा था, आर्बिट्रेरीनेस हो रही थी, सारे बैंक्स अपना अपना अलग अलग फ्लोटिंग रेट वो लोग डिसाइड कर ले रहे थे। फिक्स्ड रेट में क्या होगा, एक फिक्स रेट होगा जिसके हिसाब से लोन मिलेगा बोरोवर्स को। एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग लोन लेंडर्स विल नाउ हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट करना टू द बोरोवर्स अबाउट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पर्सनल लोन क्या होते हैं, पर्सनल लोन गिवन टू द इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। एजुकेशन लोन होता है, लोन गिवन फॉर क्रिएशन और एनहांसमेंट ऑफ इमूवेबल एसेट्स सच एज हाउसिंग लोन फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर एंड डिबेंचर्स। सेंट्रल बैंक ने बोला है शुड एंश्योर दैट एलोंगेशन ऑफ टेन्योर इन केस ऑफ अ फ्लोटिंग रेट लोन डज नॉट रिजल्ट इन अ नेगेटिव अमोर्टाइजेशन। नेगेटिव अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जब बैंक्स कहता है आपको आप ज़्यादा पैसे दो क्योंकि आपने इंटरेस्ट को इनफ कवर नहीं किया है, राइट, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट पे आ भी रहे हैं तो भी मतलब उनसे ज़्यादा वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, okay. The RBI made regulatory changes after supervisory reviews undertaken by RBI, and feedback and references from the public revealed multiple instances of unreasonable elongation of tenor of floating rate loans by lender without the proper, यानी कि क्या हो रहा था, ये काफ़ी सारे बोरोवर्स ने कंप्लेन की कि फ्लोटिंग रेट में ना ये विदाउट कम्युनिकेशन ये लोग इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब RBI ने बोला कि आप फ्लोटिंग से फिक्स्ड पे आ जाइए, वो लोग आपसे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे, राइट। टेन्योर देख लेते हैं, टेन्योर रिफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम रिमेनिंग बिफोर अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, यानी कि अगर तीन साल में एक्सपायर हो रहा है, 2 साल बेचारा फ्लोटिंग देते देते मतलब परेशान हो गया, 1 साल बचा है अगर, तो वो भी फिक्स्ड पे आ सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव अमोर्टाइजेशन है, मीन्स even when you pay the amount you owe will still go up because you are not paying enough rate to the cover interest। आप इंटरेस्ट को पे करने के लिए आप अच्छे से दे नहीं रहे हैं पैसा, इसीलिए इसे नेगेटिव अमोर्टाइजेशन कहते हैं। पर RBI कहता है कि ये नहीं होगा अब, क्योंकि मतलब फ्लोटिंग से फिक्स्ड में अब जाया जा सकता है विदाउट नेगेटिव अमोर्टाइजेशन, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़पेपर। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इसके नोट्स बनाने हैं जो मैंने बोला है इसमें। ठीक है, और क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उससे प्रैक्टिस करना है, राइट, मेंस के भी एंड प्रीलिम्स के भी। तो मिलते हैं कल, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही।
थैंक यू सो मच।